A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब अगर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जैसे और भी चैप्टर समझने हो तो पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल बनी कैसे। उससे पहले कई और भी टेबल आई जो एलिमेंट्स को डिफाइन करती थी, जैसे डॉग्नस ट्रायड, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आई मेंडलेस पीरियोडिक टेबल और उसके बाद फाइनली आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कुछ ऐसी दिखती है। तो हम पहले समझते हैं कि जो पहली टेबल आई डॉग्नस ट्रायड, उसमें क्या खास बात थी और उसमें ऐसी क्या कमी पड़ रही थी कि हमें आगे चल के नई टेबलें बनानी पड़ी। अब जो पहली टेबल बनी उसमें थे 9 एलिमेंट खाली। ये देखिए, आपको 9 एलिमेंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 1 2 3, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो 9 एलिमेंट है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता था, ये जो रो है, इस रो का अगर मास निकालना है तो आपको इसका मास प्लस इसका मास डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो, तो आपको मास मिल जाएगा बीच वाले का। सीम ओवर आप यहाँ देखोगे तो 40 यहाँ पर है, 137 यहाँ पर है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपको बीच वाले का मास मिल जाएगा। ये होता है डॉग्नस ट्रायड के अंदर। खैर, बट इसमें कमी सबसे बड़ी यही थी कि इसमें और एलिमेंट कैसे ऐड करें। भाई और भी तो डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की, तो अब इसमें ऐड कैसे करें। और इसमें प्रॉपर्टीज तो मैच कर ही नहीं पा रही ना। आपने तो सिर्फ मास नंबर बता दिया कि देखो मास नंबर निकालना हो तो ये तरीका है बस, बट ये भी तो एवरेज निकल रहा है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। मान लो किसी का मास नंबर है 23.745, फ्रैक्शन में आ रहा है किसी का, तो वो तो एग्जैक्टली नहीं निकलेगा ना। हमेशा दोनों का एवरेज एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से डॉग्नस ट्रायड को रिजेक्ट कर दिया गया कुछ समय बाद। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के टाइम में क्या हुआ, 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। तो इन जनाब ने क्या किया कि ये जो एलिमेंट है इनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग डिफाइन करना शुरू किया। भाई सबसे पहले हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, फिर लिथियम का उससे ज्यादा है, बेरिलियम का उससे ज्यादा है, फिर बोरॉन का, और ऐसे अरेंज करना शुरू कर दिया। और इन्हें उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो एक रो में है, मतलब एक कॉलम में जो है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, इन्होंने मान लिया हमने। बट इनसे एक गलती क्या हो गई कि ये इस बात को डिफाइन करना भूल गए कि 56 एलिमेंट से ज्यादा अगर कोई और एटम आया तो उसके साथ क्या होगा। तो वहां पर इस बात को दिक्कत की सॉल्व करने के पास इनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उनके पास ये भी सवाल नहीं था कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ क्यों रखा है, और यहाँ पर Ca और La जो है एलिमेंट, इसको साथ में क्यों रखा है। तो ऐसे ऐसे सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। तो यहां से ये जो टेबल थी ये भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद आता है मेंडलेसॉफ। मेंडलेसॉफ कहते हैं कि देखो, जो पुरानी तरह से एटॉमिक मास के बेस पे जो हमने टेबल बनाई है वो एकदम सही तरीका है, पर उसमें थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 65 के बाद 66 67 नहीं है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नहीं है हमारे पास, तो वो जगह हम खाली छोड़ देंगे। जब वैसा कोई एटम डिस्कवर होगा तो वहां पर हम इस जगह को भर देंगे, तब तक के लिए जगह खाली रहेगी। ठीक है, वही बात हम मान गए। लोगों के पास एक इनके लिए क्वेरी आई कि चलो आपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपने डिफाइन कर दिया, बट इसको प्रॉपर्टीज क्या है, किस कोई प्रॉपर्टी तो होगी ना जिसके बेसिस पे आपने डिफाइन किया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स को बेसिस पे डिफाइन किया है। देखो, आप देखोगे R2O, RO, R2O3। तो उन्होंने कहा कि जो R2O बनाते हैं वो सारे एक साइड है, और जो RO बनाते हैं वो एक साइड है, और R2O3 ऐसे एंड सो ऑन। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि मैंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पे इसे से डिफाइन किया है। ठीक है, बट इनसे और सवाल पूछे गए, क्या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं। भाई हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके पास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक। तो अब ये आप किस वाले ग्रुप में रखोगे। भाई आप या तो फर्स्ट में रख सकते हो, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ आप रख सकते हो। तो आपने यहीं क्यों रखा, सबसे आगे क्यों रखा, सबसे मतलब सेवेंथ वाले ग्रुप में क्यों नहीं रख दिया। तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से इनका पहला रिजेक्शन की वजह बन गई। इसके बाद दूसरी वजह थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ये देखिए, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जिस वजह से जो न्यूक्लियर मास होता है वो बढ़ जाता है। तो
इनको ये नहीं समझ में आया कि अगर मास के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर रहे हो तो हाइड्रोजन का मास तो बढ़ता जा रहा है भाई, अभी तो एक है, ठीक है, अब वहां पर एक न्यूट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है, तो वहां पर जो मास हो गया वो 2 हो गया और यहां पर हो गया 3। तो इस हिसाब से तो पहले यहां पर आपको एक बार हाइड्रोजन लिखना चाहिए, फिर दूसरा यहां पर लिखना चाहिए, फिर तीसरा यहां लिखना चाहिए। तो इस बात का भी जवाब नहीं था उनके पास। फिर इनके पास एक दिक्कत आई थी कि अब इसके बाद आती है कहानी क्रोमियम एंड वेनेडियम के बारे में। देखो क्रोमियम और वेनेडियम में पंगा क्या हुआ कि लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे उसको, उन्होंने कहा कि क्रोमियम और वेनेडियम का मास जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपने वेनेडियम पहले क्यों रखा है, क्रोमियम पहले क्यों नहीं रख दिया, वेनेडियम बाद में रख देते। तो इनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो इन 3 वजह से इनकी जो टेबल थी मेंडलेव, ये रिजेक्ट हो गई। अब मैं आपके लिए समराइज कर दे रहा हूं उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने टेबल कहा थी कि मैं ऑक्साइड बेसिस पे इस टेबल को लगा रहा हूं और ये सब के सब असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद इन पे एक सवाल उठा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करो, ये डिफाइन नहीं कर पाया। दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स डिफाइन करो, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, वो भी ये डिफाइन नहीं कर पाए। तीसरा था कि वेनेडियम क्रोमियम का जो मास नंबर है ऑलमोस्ट सेम है, तो क्रोमियम पहले क्यों नहीं रख दिया, वेनेडियम बाद में रख देते, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना थी। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया, और यहां पर जो प्रॉब्लम आइसोटोप्स की थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि जब हमने रखा ही एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, वो 1 है तो 1 ही रहेगा। तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जैसे हमें प्रॉब्लम आई कि हाइड्रोजन यहाँ रहेगा या इस वाले ग्रुप में रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। तो जब हमने एटॉमिक नंबर यहाँ पर फिक्स कर दिया तो ये फर्स्ट पोजीशन भी ही पकड़े रखेगा। अब इसके बाद था एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी आता है, जैसे क्रोमियम और वेनेडियम में क्या हो रहा था कि दोनों में जो मास था वो सेम आ रहा था लगभग, ठीक है। तो इसको और फ्रैक्शन में पॉइंट पॉइंट करके लेते गए, और जिसका पॉइंट ज्यादा बड़ा था उसको पीछे रख दिया और जिसका पॉइंट कम था उसको आगे रख दिया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म हो गया। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ऐसा काम और भी किया कि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है तो उसके लिए जगह छोड़ दी गई, और सो ऑन वो बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां तक की कहानी के बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम समझे कैसे भाई, ये तो आपने एक जगह एलिमेंट रख दिया, मुझे इसकी प्रॉपर्टी समझनी है, कैसे समझूं मैं। तो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ने 2 चीजें डिफाइन की। एक होता है ग्रुप, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। इसके बाद होते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं, जो इस फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रखे हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। यहाँ लिखा है 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है, ये सब है पीरियड्स, ठीक है। हमें इतनी बात समझ में आ गई, ये ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्मेट्स में डिवाइड है। तो इससे क्या होगा, अगर ग्रुप में बात करें तो ग्रुप ये कहता है कि अगर आप ग्रुप 1 के में है कोई एटम, तो उन सबकी वैलेंसी सेम होगी। मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, और सभी यहां पर नीचे भी 1 ही रहेंगे। अब जैसे बेरिलियम पे आए तो यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, कैल्शियम की 2 है, और नीचे भी ऐसी 2 रहेगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद बात करते हैं पीरियड्स पे। पीरियड क्या बताता है हमें, पीरियड हमें बताता है कि कितने शेल होंगे। मतलब यहां पर देखो हाइड्रोजन का भी एक ही शेल होता है और हीलियम का भी एक ही शेल होता है। यहां पर देखो आप, ये देखो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेल होता है, बट हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही शेल होता है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर बता रहा है, यहाँ पर आप देखो आपको और क्लियर होगा, देखो एक ही शेल है यहाँ पर, और अगर मान लो पीरियड में सेकंड पे आते हैं तो 2 शेल हैं, और यहाँ पर भी आखिरी वाला जो नियॉन है उसके पास भी 2 शेल हैं। सेम 3 में देखो यहाँ पर भी 3 है शेल, यहाँ पर भी 3 शेल है, यहाँ पर भी 3 शेल है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पर चलता रहता है कि ये जो बता रहे हैं वो शेल बता रहे हैं कितने शेल होंगे। तो मैक्सिमम जो शेल होते हैं वो हमारे पास होते हैं 7। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई। बट जो साइंटिस्ट थे वो थोड़े और क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि अगर मुझे पता लगाना हो कि पूरी एटॉमिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका है और सबसे बड़ा साइज किसका है, तो मैं कैसे पता लगाऊं। तो इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बात को डिफाइन किया गया। देखिए उन्होंने कहा कि जो साइज होगा आपकी 2 चीजों पर डिपेंड होगा। एक तो होगा शेल कितने हैं, मान लो जिसके शेल ज्यादा है वो बहुत बड़ा एटम हुआ। अब देखो यहां पर कहानी में क्या होता है, अब यहां पर जो न्यूक्लियस है, यहां पर हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो है 1, जबकि यहां पर है प्रोटॉन 2। तो यहां पर जब प्रोटॉन की ताकत बढ़ गई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से जो हीलियम का साइज होगा वो हाइड्रोजन के
साइज से थोड़ा छोटा होगा। मतलब अगर मान लो ये है हाइड्रोजन, तो अगर हीलियम का एटॉमिक साइज होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा उसका साइज, जबकि उसका मास ज्यादा है। तो आपको एक बात यहां से क्या समझनी होगी कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में इस साइड जाओगे, इस डायरेक्शन में, तो जो आपका एटम का साइज है वो छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा हो रही है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ जाएंगे तो एटम का साइज बड़ा होगा। आप कहोगे यहां पर भी तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो रहा है। हाँ, बट अगर आप इसके कंपैरिजन में जाओ तो यहां पर सिर्फ एक शेल है और यहां पर जो है 7 शेल है। ठीक है, तो इस वजह से एक शेल के कंपैरिजन में 7 शेल तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, चाहे न्यूक्लियस की पावर कितनी बड़ी हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज में। मेटलिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हम उन मतलब एटम्स को मेटल कंसीडर करते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपना दे सकते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, पर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते। सिर्फ 1, 2, 3 तक ही दिए जा सकते हैं। तो अब यहां पर अगर आप कहानी पे आओ तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है, लिथियम के पास है, सोडियम के पास है, पोटेशियम के पास है। यहाँ बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, और ऐसे ही कैल्शियम के पास है, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। ठीक है, अब जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास पहुंचते हैं। ऐसी दिखती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 है, ठीक है, और यहां पर ग्रुप 3। तो ये जो 3 है ये होते हैं मेटल, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत होती है। अब ये क्या है फिर? देखो इनमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके लास्ट वाले शेल में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी बात समझ में आ गई। पर आपने ये तो बताया नहीं कि इनमें क्या होता है। देखो ये भी मेटल होते हैं, बट ये क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो सकती है। +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है एक ही की। जैसे आयरन की बात करें, उसकी +2 भी वैलेंसी होती है, +3 भी वैलेंसी होती है। तो अगर हमें ट्रेंड समझना होता है तो हम इन तीनों को ही देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है। इनकी फिर प्रॉपर्टी अलग होती है, क्लास 11th और 12th में आती है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, और बाकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ये 3 दिखाते हैं। बाकी यहां से लेके यहां तक होता है नॉन मेटल। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब कहानी आती है वैलेंसी में। मैंने आपको बताई वैलेंसी में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2, 3 तक चलते हैं, उसके बाद 4 तक चलते हैं। उसके बाद वैलेंसी जो है घटती है, क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहां पर हो गए इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 1, +2, +3। ठीक है, +4 या -4, ये हो गया कार्बन वाला केस। ठीक, अब यहां से होते हैं 3 to 0, मतलब यहां पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां पर 0। अब जरा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए +1, +2, +3 तो हो गए मेटल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी वैलेंसी होती है ये। बट यहां से जो होते हैं, जो नीचे इधर जा रहे हैं, इनमें होती है +4, -3, -2, -1 और 0। 0 इनकी यहां पर इसलिए है क्योंकि इनके लास्ट वाले शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यहां पर 6 है तो 2 ले सकते हैं, यहां पर 5 है तो ये 3 ले सकते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और यही होता है हमारा सिलेबस एंड। अब देखो, सिलेबस एंड करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का कोर्स हो गया है खत्म। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा रिवीजन करो, और कुछ चैप्टर जैसे एसिड एंड बेसिस और मेटल नॉन मेटल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका रिवीजन ज्यादा करो, क्योंकि उसमें रटने का ज्यादा है। अगर मान लो आपको ये 2 चैप्टर आते हैं, एसिड बेसिस और मतलब एसिड एंड मेटल, तो आपको लगेगा कि सीडीएस की केमिस्ट्री तो मुझे आती है, ये मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहा हूं। अब आपके पास जो भी अब कोई नए क्वेश्चन होंगे जो कि मुझे पास्ट ईयर में लगेगा कि यार ये 11th या 12th की एनसीईआरटी से कुछ मैच कर रहा है, तो मैं वो लेकर आऊंगा आपके सामने। या अगर आपकी कोई फरमाइश हो केमिस्ट्री के लिए कि भाई मुझे कुछ एक टॉपिक और समझना है जो कि शायद मुझे लग रहा है बाहर से आया, या 11 12 की एनसीईआरटी से आया, मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो आप मुझे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके लिए उस पर वीडियो ले आऊंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीडीएस एग्जाम प्रिपरेशन। और ये तीनों वीडियो मतलब ये तीनों किताबें अगर आपने नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिएगा, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पता है आपको किताबें क्यों खरीदनी जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी अपने कंसेप्ट रिपीट करता है, ना कि क्वेश्चंस।
ये तो आपको पता ही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मेरे लिए कोई मैसेज हो #वाशनिंग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।